मतलब रिकॉर्डिंग मत लगाओ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवंती क्लासेस। माय नेम इज मंजित भारद्वाज। तो आज भाई हम पीवाईक्यू करने वाले हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर के। अगर कोई चैप्टर हमने स्टार्ट ही नहीं किया है अभी, तो उसे कैसे कंप्लीट और परफेक्ट करें बिफोर मेंस। बहुत आसान है बेटा, अगर आपने कोई चैप्टर स्टार्ट ही नहीं किया। देखो, अगर फिजिकल केमिस्ट्री का टेस्ट है और वो है, तो आप सीधा फॉर्मूले देखिए और हल्का फुल्का थ्योरी देख सकते हैं। हल्का फुल्का फॉर्मूला देखिए, सीधा क्वेश्चन आंसर कीजिए प्रीवियस ईयर वाले, बस मेंस वाले, बात खत्म। वो समझ में आ रहे हैं, ठीक है। नहीं आ रहे तो शायद आपको थ्योरी की जरूरत है, इसीलिए मैं आपको पीवाईक्यू करवा रहा हूँ। उसमें बीच में कोई क्वेश्चन नहीं आता तो थ्योरी वहां से उठा सकते हैं, ठीक है। अमन बेटा, आप कुछ कह रहे थे क्या? तो देखिए भाई, हम एटॉमिक स्ट्रक्चर के पीवाईक्यू करने वाले हैं। तो उससे पहले रीकैप के अंदर भाई प्रीवियस ईयर पहले किया था मोल कॉन्सेप्ट का, ठीक है। मोल कॉन्सेप्ट के बाकी के जो क्वेश्चन बचते हैं, जितने भी टाइप के बचते हैं, तो मैंने आपको 30 क्वेश्चंस के लिए बोला था और मैंने पहले भी बताया था, सर, है ना। 30 क्वेश्चंस इनफ है। आप एडवांस वाले भी उठा सकते हैं, वो भी कीजिए। एडवांस के सारे क्वेश्चन मुश्किल नहीं होते हैं। सर यस बेटा। सर मैं ये बोल रही थी, आप मतलब जो ये पीडीएफ है पीवाईक्यूज की, ये आप अपने बिटली लिंक पे अपलोड कर दीजिए ना। टेलीग्राम वगैरह मैं यूज नहीं करती हूँ। ठीक है, मैं बिटली लिंक पर भेज दूंगा बेटा, सारी जितनी भी हैं आपको मैं बिटली लिंक के ऊपर भेज दूंगा। या फिर मैं ग्रुप पे डाल देता हूँ ना सर। आप ग्रुप पे डाल दो, सबसे बढ़िया। कोई भी स्टूडेंट डाल दे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक मैंने डाल रखी है सर, केमिस्ट्री की मैथ की भी डाल देना बेटा, फिजिक्स वाली भी डाल देना, ठीक है। बिटली लिंक की जगह ग्रुप पे डाल देना, ठीक है। बिटली लिंक पे ठीक नहीं है, वो हमारी वो होती है बेटा, हार्ड ड्राइव है वहां के लिए ना। फिर अदर ऑथर्स जो कि अलाउ नहीं करते पीडीएफ को, तो वो मैंने आपको पहले भी ये बताया, सर ग्रुप पे ही। है ना। ग्रुप विल बी बेटर। व्हाट्सएप ग्रुप जो आप लोगों को कॉमन है, वहां पर अगर आप डाल सकते हैं तो डाल दीजिए, ठीक है। लोगों ने एक शायद कॉमन ग्रुप बना रखा है किसी टीचर के साथ ना, वो भी है। चलो ठीक है। अभी तो रीकैप के अंदर मोल कॉन्सेप्ट है टीचरों भाई, ने डाउट प्रूफ कराए थे ना। ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब एक चीज बता देता हूँ भाई, हिमाचल टीम जो है उसका भी मुझे अब लेक्चर लेना पड़ रहा है सुबह, ठीक है, अर्ली मॉर्निंग। तो उनके हिसाब से थोड़ा सा, मैंने उन बच्चों को मैं जानता नहीं हूँ अच्छे से, तो उनके हिसाब से थोड़ा इजी लेवल रखा है। आज के क्वेश्चन थोड़े से इजी हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको थोड़ा सा डीप में मिल जाएंगे, तो मैंने थोड़ा सेलेक्टिव से छांटे थे कि ज्यादा प्रॉब्लम किसी को आए ना, ठीक है। चलो मैं कर दूंगा बेटा, कोई बात नहीं, ठीक है। आपको मिल जाएगी बुक, चिंता मत करो। देखो भाई, फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ठीक है। ईवी के अंदर हाइड्रोजन एटम की एनर्जी दे रखी है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन की एनर्जी दे रखी है ना। हाइड्रोजन एटम चैप्टर हो गया। एटम की एनर्जी सर अभी करा है। क्या बेटा? सर अभी तो अभी एटम करा है ना चैप्टर किया है फिजिक्स सर। में। सॉरी, मुझे समझ नहीं आया क्या बोल रहे आप लोग। सर अभी तो हमने मॉडर्न फिजिक्स करी फिजिक्स है में सर। किया है? ओह ओके 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 सर, ठीक है, फिर तो आप लोगों को आता है, ठीक है। सर सेम टू सेम है बिल्कुल। तो बताओ भाई, फिर सेम टू सेम है, केमिस्ट्री में भी आया, 2019 में फिजिक्स में भी आया, तो आप लोग समझाएंगे मुझे, मैं नहीं बताने वाला। बोलो सर इसमें जो काइनेटिक एनर्जी है ना, उसका मतलब फॉर्मूला होता है, और एनर्जी, टोटल एनर्जी का भी, कि जो वो है ना टोटल एनर्जी, वो Z²/n² पे डिपेंड करती है। तो यहाँ पे हीलियम का न्यूक्लियस है। हीलियम में होते कितने हैं? हीलियम में होते हैं 4, मतलब उसका एटॉमिक मास होता है 4, उसमें प्रोटॉन होते हैं 2, है ना। अब हम यहाँ पे 2 प्रोटॉन है, उनका स्क्वायर होगा, और बाद में नीचे सेकंड एक्साइटेड ऑर्बिटल है। तो फर्स्ट एक्साइटेड ऑर्बिटल जो होता है, वो होता है 2 नंबर का, सेकंड वाला 3 नंबर का होगा। तो वो वैल्यू पुट करो और आंसर आ जाएगा। सेकंड वाला 3 नंबर का क्या कह रहे हो? सर वो एक्साइटेड ऑर्बिटल, मतलब फर्स्ट एक्साइटेड ऑर्बिटल होता है 2, दूसरा शेल नंबर है बेटा ये। फर्स्ट एक्साइटेड का मतलब अगर वो पहली शेल में था तो फर्स्ट एक्साइटेड सेकंड शेल में जाएगा, ऐसे। ये बोल रहा हाँ था भाई, सर, क्लियर है सेकंड सभी को? शेल में जाएगा। यस सर, क्लियर है। तो देखो, उन्होंने सेकंड एक्साइटेड, ये चीज समझनी बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। सेकंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या है? मान लीजिए कि कोई इलेक्ट्रॉन एटम है, इसका ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, मतलब फर्स्ट शेल में, दिस इज फर्स्ट शेल सपोज, है ना। तो सेकंड शेल, ये आ गई सेकंड शेल। तो सेकंड शेल का मतलब अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया तो ये फर्स्ट एक्साइटेड हुई ना। यस, ये समझ में आया? ये इसमें किसी को दिक्कत है या नहीं है मुझे बता दो। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब सेकंड शेल हुई उसकी, ठीक है। अगर वो फर्स्ट में बैठा था तो वो सेकंड हुई, अगर वो पहले से सेकंड में बैठा है तो उसकी फर्स्ट एक्साइटेड कौन सी होगी? वो थर्ड होगी।
जिस शेल में बैठा है उससे नेक्स्ट वाली फर्स्ट एक्साइटेड, उससे नेक्स्ट सेकंड। हाइड्रोजन एटम था तो भाई ऑब्वियस है वो फर्स्ट शेल में बैठा होगा, तो सेकंड वाली उसकी फर्स्ट एक्साइटेड है, और ये थर्ड शेल जो है उसकी, वो अगर इलेक्ट्रॉन यहां आता है तो ये सेकंड एक्साइटेड हो जाएगी। यस, क्लियर है? यस सर। ये चीज जनरली बच्चों में मिस होती है, और हम ये एक सिली मिस्टेक्स में से है, ये ध्यान रख लेना, ये भी एक सिली मिस्टेक्स में से, मतलब ऐसी गलतियां होती हैं। तो भी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है हाइड्रोजन एटम के, वो सेकंड एक्साइटेड हीलियम का पूछ रहा है, तो हमें पता है -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में अगर हम किसी का वो निकाल रहे हैं इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, तो वो ऐसे निकलती है। और ये इलेक्ट्रॉन की एनर्जी एटम की एनर्जी नहीं है, ये ध्यान रख लेना, है ना? Yes, sir. इलेक्ट्रॉन की है ये, एटम नहीं। यहाँ इन्होंने हाइड्रोजन एटम लिखा है, हाइड्रोजन एटम के इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर होती है। और तो Yes, ये sir. फॉर्मूला लग, क्या बेटा? सर समझ गए। ठीक है, अभी आ गया थर्ड, मतलब इसकी सेकंड एक्साइटेड स्टेट थर्ड होगा, एन की वैल्यू है 3, 3 का स्क्वायर आएगा। जेड कितना है? जेड होता है एटॉमिक नंबर, हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 2। 2। हाइड्रोजन का 1 होता है, हीलियम का 2 होता है, दैट्स इट। तो यहाँ पर सीधा फॉर्मूला पुट कीजिए और आंसर निकाल दिए 6.04। ठीक है, अब मुझे कोई ये बताएगा एक्साइड ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जूल में क्या रिलेशन है? सर नहीं, 1 वो जूल नहीं इज है ना, इक्वल टू जूल 1 1.6 यूनिट into होता है 10 power 1.6 -19 जूल। दोबारा से बोलो, बहुत कुछ सर सारे बच्चे। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल्स टू 1.6 इलेक्ट्रॉन का चार्ज इनटू मतलब 1.6 into 10 power -19 कूलम होता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज। ठीक है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। आगे सर 1 1 ई इलेक्ट्रॉन इसी के इतने ही जूल के बराबर होता है। सर इसको 1 वोल्ट से मल्टीप्लाई, 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस पे जूल हो जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट बन गया। सर ये ये चार्ज जूल जो होता है 1 ना इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन वोल्ट का कितने चार्ज, जूल के ये बराबर है? कूलम है, इतने मेरी बात जूल जो सुनो, होते हैं कूलम ना है। सर, ये कूलम जो एक कूलम की वैल्यू है ना, इसे कूलम ना, ये कूलम की जो वैल्यू है 1.6 इंटू 10 की पावर -19, ये जूल में जब होगी, मतलब जैसे 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल, वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाएगा। सर इसको हाँ। पोटेंशियल से मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, चार्ज इनटू पोटेंशियल भी तो एनर्जी होता है। हाँ वही ठीक है, तो अगर इसको हम 1 वोल्ट से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये इक्वल हो जाएगा जूल के, है ना? जूल हो जाएगा। यस। यस सर। तो ये इतना ही इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसीलिए इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी बोल सकते हैं, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा, बस सीधी सी बात है। तो इतने कूलम जो होता है वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है, सिंपली ये कह सकते हैं। 1.6 इंटू 10 पावर -19 जो है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल हो जाएगा। क्लियर है? यस। यस सर। ठीक है, तो ये यूनिट जरूर याद रखना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट और कूलम के बीच में आपको डिफरेंशिएट आना चाहिए। नेक्स्ट देखो भाई, ए स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द हीटेड फिलामेंट वाज पास्ड बिटवीन द टू चार्ज प्लेटेड kept at the potential difference V ESU if electron and mass, charge and mass are the E and M are the charge and mass of the electron respectively, then the value of h by lambda, where h is the wavelength associated with the electron wave, is given by h by lambda का आपको वैल्यू बताना है। what is h by lambda? ठीक है, ये बताना है कि h by lambda क्या होता है। ठीक है, पूछा कुछ नहीं है, हीटेड फिलामेंट के ऊपर 2 प्लेट्स हैं, उनका पोटेंशियल डिफरेंस V ESU के अंदर है, तो h by lambda की वैल्यू बताओ। एक्चुअल में इन कहानी की बजाय सीधा सीधा वो डेरिवेशन के बारे में पूछ रहा है। ये सर इसमें तो सोचने की जरूरत ही नहीं, तो हमने डायरेक्ट याद किया हुआ ना। हाँ बहुत बढ़िया, आपने याद कर रखा है, लेकिन ये छोटी सी डेरिवेशन है, आपको वो डेरिवेशन भी पता होनी चाहिए। तो h बाय लैम्डा हमें पता है, लैम्डा क्या होता है भाई? लैम्डा इक्वल h बाय mv, यस सर। है ना? ये क्या है? ये डी ब्रोगली हाइपोथेसिस है। यस सर। अगर मुझे कोई नाम याद नहीं है, बस फॉर्मूले याद है। ठीक है, बढ़िया बात है। अगर कोई मूविंग ऑब्जेक्ट, अगर कोई मूविंग ऑब्जेक्ट, ठीक है, वो चल रहा है तो डेफिनेटली उसमें वेव कैरेक्टर होगा। मैंने ये वेव कैरेक्टर के ऊपर अच्छा खासा मत्था मारा था एक दिन, याद है? यस सर। है ना, कि मूविंग ऑब्जेक्ट अगर कोई चल रहा है तो उसमें वेव कैरेक्टर पक्का मिलेगा। और उसकी वेव कैसे निकलती है? लैम्डा इक्वल h बाय mv। तो अगर आपको लैम्डा इक्वल h बाय mv आता है और उन्होंने पूछा h बाय लैम्डा की वैल्यू पूछ रखी है, तो लैम्डा को इधर ले जाओ, mv को उधर ले जाएंगे, है ना? तो क्या आ जाएगा? काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? अब जरा काइनेटिक एनर्जी की बात कर लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv स्क्वायर, ठीक है, यही है।
अब अगर मैं काइनेटिक एनर्जी वाले इसी फॉर्मूले को mv² डिवाइडेड बाय 2 लिख दूं और मल्टीप्लाई कर दूं इसे m से, डिवाइड कर दूं इसको m से, एक ही बात है यस सर। सर है ना। अब देखो काइनेटिक एनर्जी इक्वल ये बन जाएगा m² v², m² v², नीचे आ जाएगा 2 इंटू m। m इंटू v क्या होता है भाई? मोमेंटम। मोमेंटम मोमेंटम होता है, दैट इज Momentum, sir. उसको तो मोमेंटम का स्क्वायर डिवाइड बाय 2m लिख सकते हैं। यस सर। तो यहाँ इन्होंने यही कर रखा है कि काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम का स्क्वायर डिवाइड बाय 2m होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल हो जाएगी, जितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट का उसका वो है चार्ज, है ना। अब आगे ये फॉर्मूला आ गया तो यहाँ से आप P निकाल लीजिए, बस P की वैल्यू ऊपर भर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये क्या है? ये भी तो P है ना, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ लैम्डा इक्वल h/p, ठीक है ना। तो यहाँ से P निकाल लो, P इधर आ जाएगा h/λ, h/λ की वैल्यू तो चाहिए थी मुझे, इक्वल टू P आ जाएगी h/λ। तो P की वैल्यू यहां से निकाल लीजिए आप, सॉल्व हो जाएगा। तो P Yes, इक्वल हो जाएगा। यस सर। अगर मैं P की वैल्यू निकालूं तो P, अब मैं देखो क्या कर रहा हूं, यानी P की 2 जगह पर, MeV। हाँ P की 2 जगह पर मैं MeV। h/λ पुट कर सकता हूं, लेकिन सबसे पहले यहां से उस P की वैल्यू निकाल रहा हूं। P इक्वल क्या आ जाएगा? 2m मल्टीप्लाई में काइनेटिक एनर्जी सर EV। इसका अंडर रूट, यस सर। ठीक है। अब P की जगह Kinetic h बाय, energy को E into देखो V लिख P सकते की जगह पर मैं h/λ पुट कर सकता हूँ ना, h/λ इक्वल अंडर रूट 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रिप्रेजेंट कर EV। सकते हैं, ये एक ही बात है। तो ये आ गया फॉर्मूला। क्लियर है भाई सबको? यस सर। यस हैं। Yes, सीधा अगर आपको फॉर्मूला याद है बहुत अच्छी बात है, लेकिन यहाँ देखिए इन्होंने मतलब घुमा फिरा के बता रखा है, पूछ रखा है, क्वेश्चन भी आया हुआ है, तो फॉर्मूला याद है सीधा सीधा लिख सकते हैं भाई, वो ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिल्कुल सिंपल सिंपल है, आपका रिवीजन हो जाएगा इससे, ठीक है। अब ये वाले क्वेश्चन हैं थोड़े से मतलब थ्योरेटिकल बेस्ड, ठीक है, आपकी इससे रिवीजन हो जाएगी। सेकंड लेसन है आपके लिए, 11th क्लास का था, तो अगर आप भूल चुके हैं, फिजिक्स में ये इसी साल है क्या लेसन, ये आप लोग यस atomic वाले? सर। सर अभी तो पढ़ के आया सर कुछ, मतलब ये अभी रे ऑप्टिक्स चल रहा है, उससे पहले एटम चल रहा था। ठीक है, मतलब इसी साल है। लेसन का नाम क्या है? एटम। एटम्स एंड सर सर न्यूक्लियस। सी वाला होगा ना ऑप्शन तो। सर Helium। एटम है, फिर उसके बाद उसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में ये आ जाता है। ठीक है। एक्चुअल में एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है ना, ये फिजिक्स का ही मेजरली पार्ट है। थर्मोडायनेमिक्स भी फिजिक्स में आती है, पता है? एटॉमिक स्ट्रक्चर, थर्मोडायनेमिक्स तो फिर भी चलो केमिस्ट्री में भी है, Yes, लेकिन sir. एटॉमिक स्ट्रक्चर तो पार्ट ही प्योरली और प्योरली सिर्फ फिजिक्स का है, लेकिन एटलीस्ट यहाँ भी पढ़ा जाता है, इनको डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हैं। रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट व्हिच एस्टैब्लिश्ड द न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम यूज्ड ए बीम ऑफ, तो एक बीम ऑफ, ये बीम यूज करता है भाई, किसका बीम यूज करता है रदरफोर्ड? बीटा पार्टिकल का, गामा रेज का, हीलियम एटम्स का, अल्फा पार्टिकल। पार्टिकल्स। हीलियम न्यूक्लियाई, न्यूक्लियाई। सर है ना, जो कि अल्फा पार्टिकल होते हैं, हीलियम न्यूक्लियाई। डी इज Yes, द राइट sir, ऑप्शन। अच्छी। ऑन द मेटल फॉइल गॉट द स्कैटर्ड। अब देखो हीलियम न्यूक्लियाई क्या होता है भाई? हीलियम का के अंदर क्या होता है? हीलियम के एटम में 2 प्रोटॉन है, 2 न्यूट्रॉन है, ठीक है, ये हीलियम का न्यूक्लियस है। और इसके बाहर प्लस में क्या होता है? प्लस 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सर इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं। तो इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो हमारे पास क्या बनेगा? 2 पॉजिटिव। हीलियम 2 पॉजिटिव में क्या होगा? 2 प्रोटॉन प्लस 2 न्यूट्रॉन, ठीक है, यही बच गया। तो ये न्यूक्लियस बच गया अकेला, इलेक्ट्रॉन तो बाहर निकल चुके हैं। तो इसी हीलियम के न्यूक्लियस को हम क्या बोलते हैं? इसे हम अल्फा बोलते हैं, अल्फा पार्टिकल बोलते हैं। क्लियर है? Yes, sir, पढ़ा है। यस सर। इसी को अल्फा पार्टिकल बोला जाता है। और इसी अल्फा पार्टिकल की बम्बार्टमेंट करवाई थी रदरफोर्ड ने गोल्ड फॉइल के ऊपर, और उसने देखा था कि 20,000 में से सिर्फ एक ही होता है जो वापस मुड़ता है, बाकी के सारे तो आर पार चले जाते हैं लगभग, है ना। तो ये था उसका एक्सपेरिमेंट, और यहाँ पर उसी का थ्योरेटिकल एक्सपेरिमेंट है। तो बीटा पार्टिकल क्या होते हैं मुझे कोई बताएगा? अल्फा मैंने बता दिया, हीलियम के न्यूक्लियस को अल्फा पार्टिकल बोलते हैं। बीटा पार्टिकल बताएगा कोई क्या होते हैं? सर प्रोटॉन्स होते हैं शायद। बीटा प्रोटॉन्स एंड प्रोटॉन होता है। नहीं, गामा पता है किसी को? गामा रेज क्या गामा होता तो सर रेज होती हैं, ईएम वेव्स। गामा तो छोटी छोटी चीज होती है, मतलब फोटॉन्स वाली, जैसे छोटी-छोटी? फोटोन जैसी। है? छोटी छोटी रेज। ऐसे निकलती है। बड़े वाली रेज कौन सी होती है? मतलब लाइट ऐसी है।
चलिए कोई बात नहीं। ये ऐसे याद, मैंने जब पढ़ा था ना वहां पे लिखा था कि उनकी पावर थोड़ी कम होती है, तो मैंने उनकी याद कर लिया, छोटी छोटी रेज होती है। गामा की पावर बहुत होती है यार, कम किसने कहा? सर ये वेवलेंथ नहीं की बात मतलब कर रहे पावर हैं। बहुत होती है ना, तो वेवलेंथ थोड़ी हाँ थोड़ी वेवलेंथ छोटी होती है, yes, तो मैंने उन्हें ऐसे याद कर लिया था। सही है ठीक है। देखिए गामा रेज जो है ना वो एक्स रेज से भी ज्यादा पेनिट्रेट कर सकती हैं। पेनिट्रेशन का ये पावर, रेडिएशन से निकलती है ना? पेनिट्रेशन का मतलब समझते हो? एक मिनट बेटा, पेनिट्रेशन का मतलब समझते हो? सब अंदर तक घुसना, यस सर। है ना? हमारी बॉडी के आर पार निकल जाएंगे। जैसे एक्सरे होता है ना, हड्डियों के अंदर नहीं घुस पाता, हड्डियां दिख जाती हैं एक्सरे में, दिखती हैं सबको। तो हड्डियां डेंस होती हैं, ज्यादा गहरी होती हैं, मांस इतना गहरा नहीं होता, तो मांस के आर पार चली जाती हैं एक्सरेज। गामा रेज हड्डियों को भी कुछ हद तक पेनिट्रेट कर सकते हैं। गामा के बाद कौन सी रेज आती हैं? कॉस्मिक रे। कॉस्मिक नहीं। वेव, है ना? उसमें कॉस्मिक वेव के बाद जितनी भी आगे कितनी भी स्ट्रॉन्ग हो, उसको कॉस्मिक वेव ही बोलते हैं। कॉस्मिक वेव ही सबको बोला जाता है, ये याद रख लेना, ठीक है? तो दीज ऑल आर इंफ्रारेड आता है, इंफ्रारेड इसके बाद आता है इंफ्रा वगैरह इंफ्रारेड, तो एक पूरा बहुत रीजन ही बहुत खा लो जाता है। लेवल की रेज है बेटा, वो सब तो पहले आती है, बाद में नहीं। कॉस्मिक वेव सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वेव्स होती हैं, ठीक है? अगर जैसे कॉस्मिक वो वेव, एक पूरा काफी बड़ा रीजन कंटेन करती है, उसी तरह कॉस्मिक वाला भी बहुत बड़ा रीजन कंटेन करती है। रीजन है, लेकिन याद रखना कॉस्मिक वेव अगर हमारी बॉडी के ऊपर डाल दी जाएंगी तो हम तुरंत खत्म हो जाएंगे, तुरंत वेपोराइज हो सकते हैं, ऐसा कुछ अगर ज्यादा अमाउंट में डाले तो। इसलिए अगर आप अर्थ से बाहर चले गए ना, मिलेंगी कहाँ पे? अर्थ से बाहर सन से भी निकलती है, होती है। सन से भी निकलती है, सन के थोड़ा ज्यादा पास जाओगे किन तो से जनरेट होती है सबसे? क्या न्यूक्लियर रिएक्शन से जनरेट होती है। सही है, स्टार से भी आती है। हाँ स्टार में न्यूक्लियर रिएक्शन से होती है। देखिए इसका रीजन बताता हूँ। हमने पढ़ा एटम में क्या होता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, यही तीन चीजें। इलेक्ट्रॉन को जब तोड़ोगे ना, तोड़ने पर इलेक्ट्रॉन को आपको क्या लगता है उसमें कुछ नहीं निकलेगा? उसमें भी कुछ चीजें निकलती है। बीटा पार्टिकल जो होता है वो इलेक्ट्रॉन ही होता है, याद रख लेना। समझ में आ गया सबको? यस सर। सर पार्टिकल, तो बीटा पार्टिकल जो होता है ये इलेक्ट्रॉन ही होता है भाई, इलेक्ट्रॉन को ही बीटा पार्टिकल बोलते हैं, ठीक है? एक बीटा पार्टिकल और होता है जो पॉजिटिवली चार्ज होता है, सर रिपीट करने वाली लाइन। इलेक्ट्रॉन को ही बीटा पार्टिकल बोला जाता है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है, मास इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, तो हम इसको इलेक्ट्रॉन ही बोल सकते हैं, बीटा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन ही होता है, ठीक है? अल्फा पार्टिकल हीलियम होता है। गामा रेज होती हैं, क्या गामा रेज से छोटी रेज होती है? होती है, यानी पार्टिकल को छोटा 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 करते जाओ। याद करो मेरा वो लेक्चर जब मैंने आपको बताया था कि पार्टिकल जब बहुत छोटा हो जाता है तो हम उसको वेव बोलने लग जाते हैं। सर इलेक्ट्रॉन Yes. पार्टिकल नेचर भी रखता है, वेव नेचर भी रखता है, क्योंकि ये इंटरमीडिएट में आता है। इससे छोटा कोई होगा तो वो वेव नेचर में आ जाएगा, तो फोटोन वगैरह वेव नेचर में आते हैं, ठीक है? इंफ्रारेड रेज, गामा रेज, अल्फा रेज, कॉस्मिक वेव जितनी भी हैं, रेडियो वेव, सब की सब, इंफ्रारेड वगैरह सब की सब वेव हैं। इनके पार्टिकल बहुत ही ज्यादा छोटे होते हैं, इसलिए हम इनको वेव बोलते हैं। इनकी एनर्जी से इन्हें पहचानते हैं कि अगर इस पर्टिकुलर रेंज में किसी की एनर्जी है तो हमने उसका अलग नाम रख दिया कि इसका नाम इंफ्रारेड है। इससे ज्यादा एनर्जी है, ठीक है, उसका नाम एक्सरे रख दिया। उससे ज्यादा है, हमने उसका नाम गामा रेज रख दिया। उससे ज्यादा है, उसका नाम कॉस्मिक वेव रख दिया। क्लियर है? यस सर। है ना? तो इस तरह से हमने वेव्स के नाम रखे हैं। हमारे जो टेलीफोन्स के अंदर आती हैं, मतलब मोबाइल वगैरह में, वो कौन सी वेव होती है? माइक्रोवेव्स। रेडियो वेव्स। रेडियो 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 वेव्स। रेडियो, है ना? हाँ। सबसे लंबी वेव माइक्रोवेव में जो होती है वो कौन सी होती है? माइक्रोवेव ही होती है। सर मैंने कहीं पढ़ा था कि फोन में होते हैं। मैंने कहीं पढ़ा था कि रेडियो वेव्स जो होती हैं ज्यादा ट्रैवल नहीं कर पाती, इसलिए माइक्रोवेव यूज करते हैं। कहाँ ट्रेवल नहीं कर पाती? सर ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल नहीं कर पाती रेडियो वेव्स। हाँ, ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर पाती हैं रेडियो वेव्स, बिल्कुल सर डेफिनेटली। टीवी में रेडियो वेव से ही तो आता है, एंटीना से। हाँ, एंटीना से, टीवी, एफएम जो है वो रेडियो वेव से आता है। एफएम रेडियो जो चलते थे पहले यार, उसी से आते हैं। तो उसका ना मतलब 40 से 45 किलोमीटर की आसपास की रेंज होती है इनकी, ठीक है, रेडियो वेव्स की, जिस एक पर्टिकुलर स्टेशन से डालते हैं। फिर उसके बाद आजकल तो हमने ना वो वाईफाई की जगह लाईफाई आ गया है, पता है? लाईफाई आने वाला है, पता नहीं आ गया है। उसमें कह रहे हैं कि लाइट से अब एमिशन होगा। अब हमें लगा लाइट से कैसे, तो भाई जो रेडियो वेव है वो भी तो वेव ही है ना, वो भी तो लाइट से थोड़ी उनकी फ्रीक्वेंसी कम ज्यादा है, बस इतना के फर्क होता है। तो वैसे करके हम उस टेक्नोलॉजी को बिल्डअप कर रहे हैं। तो कभी ऐसा टाइम आएगा डेफिनेटली जब हम लाइट की स्पीड से, मतलब रोशनी के जैसा कुछ होगा, और अपने आप सब कुछ, मतलब अपने आप मन की गति से बातें होंगी।
है ना, इससे स्पीड बहुत बढ़ जाएगी। बहुत ज्यादा, बहुत अच्छे से बढ़ जाएगी, है ना। सर तो भाई ये ये टेक्नोलॉजी आ अब ये क्वेश्चन सबको क्लियर हो गया, इसमें कुछ कॉन्सेप्ट भी Yes, sir. क्लियर हो गए हैं, चुकी है। ठीक है, आगे बढ़े। यस सर। ठीक है, तो भाई रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया था और उसी ने रदरफोर्ड ने क्या प्रूव किया था, ये पता है? सर कि थॉमसन उनको बताया था हाँ, कि न्यूक्लियस में नेचर प्रूफ पॉजिटिव किया था। चार्ज ही होता है, सर नेगेटिव मोस्ट चार्ज ऑफ द पार्ट बाहर एम्प्टी रहता है, होता है। इलेक्ट्रॉन बाहर होता है। इलेक्ट्रॉन Most of बाहर the घूमते हैं, न्यूक्लियस बहुत छोटा इलेक्ट्रॉन होता है, खाली होता है, बेसिकली जो मास होता है ना, एटम खाली मतलब हो जाता है पूरा का। सेंटर में कंसंट्रेटेड बहुत होता है। सेंटर में ज्यादा कंसंट्रेटेड होता है। सही है, सही है, सही है, ठीक है। तो भैया रदरफोर्ड ने प्रूव किया था और इसने बोला था इलेक्ट्रॉन जो है चारों तरफ घूमते रहते हैं, ठीक है, जैसे हमारे प्लेनेट घूमते हैं, लेकिन बाद में समझ में आया था प्लेनेट की तरह नहीं घूमते, ये तो मधुमक्खी के छत्ते के अंदर जो बाहर मधुमक्खी होती है ना, वो किधर भी घूमती रहती है, ऐसे करके घूम चारों तरफ, कहीं भी हो सकती है, कहीं भी, ठीक है। तो वैसे ही इलेक्ट्रॉन का पता लगाया था कि वो कहीं भी हो सकता है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड एक्सपेरिमेंट इवेंचुअली, तो 1986 के अंदर ये क्वेश्चन आया था भाई, 1986 है ना, मींस के अंदर फर्स्ट। तो इवेंचुअली लीड टू द कंक्लूजन दैट, रदरफोर्ड का अल्फा पार्टिकल क्या कंक्लूजन निकालता है, तो मास एंड एनर्जी आर रिलेटेड। क्या ऐसा था कि मास और एनर्जी जो है रिलेटेड, नहीं सर, ऐसा कुछ है ना। आइंस्टाइन जी ने बताया था सर। सर आइंस्टाइन का था। रुकिए, इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के चारों तरफ स्पेस में, ऑक्यूपाई स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के चारों तरफ होते हैं, बिल्कुल ये बात सर कुछ इसको एज एन ऑप्शन रख लेते हैं, अभी नीचे वाले पढ़ लेते हैं। हाँ, अगर कुछ ठीक नहीं है। मिला तो न्यूट्रॉन्स आर बरिड डीप इन द न्यूक्लियस, न्यूट्रॉन जो है न्यूक्लियस के अंदर कहीं डीप में घुसे हुए होते हैं, सर ठीक नहीं है। सर, ये नहीं पता। सर ये जे भी थॉमस कुछ- मतलब ये किसी और का था। हाँ, ये भी कुछ ठीक है। द पॉइंट ऑफ द इम्पैक्ट विद मैटर कैन बी प्रीसाइजली डिटरमाइंड, पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट विद मैटर। अब इस पॉइंट का क्या मतलब है, कोई बताएगा? सर मतलब कहाँ पे अल्फा पार्टिकल जाके मतलब इम्पैक्ट किया था न्यूक्लियस के ऊपर, ऐसा कुछ। इम्पैक्ट का पॉइंट जो है मैटर के साथ कैन बी प्रीसाइजली डिटरमाइंड, अच्छे तरीके से डिटरमाइन किया जा सकता है, मतलब मैटर कहां पर टक्कर मार रहा है अच्छे तरीके से डिटरमाइन किया जा सकता है। क्या ये इसका कंक्लूजन था? नहीं क्या सर, ये कंक्लूजन नहीं था? सर, तो कंक्लूजन क्या इसका था? ऑप्शन बी ही रहेगा सर। इलेक्ट्रॉन वाला। इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई करते सर हैं बी स्पेस वाला अराउंड द होगा। न्यूक्लियस, है ना, ये सबसे अच्छा ये है। इसके अलावा ये भी कुछ उसने बताया था कि न्यूक्लियस जो होता है जिसमें प्रोटॉन सर न्यूट्रॉन होते हैं, न्यूट्रॉन वाला तो मतलब है ना? किसी ने और न्यूट्रॉन को खींचा क्योंकि था ना। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी। चलो एक बात बताता हूँ आपको, चैडविक, जे थॉमसन, ठीक है, सर इन्होंने जी ये जो थे ना आपस में एक दूसरे से रिलेटेड थे, एक किसी का टीचर था, एक किसी का बेटा था, समझ लो। थॉमसन था, यस सर, टीचर और स्टूडेंट। थॉमसन था, उसने बोला था कि इलेक्ट्रॉन के अंदर पार्टिकल नेचर होता है। फिर उसका बेटा आया, उसने बोला कि इलेक्ट्रॉन में वेव नेचर होता है, ठीक है। और फिर एक इन्हीं का कोई स्टूडेंट था, शायद चैडविक था, उसने बोला कि भाई प्रोटॉन की डिस्कवरी, पता नहीं न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की थी उसने एक ने। तो ऐसे न्यूट्रॉन करके बताया था सर उन्होंने। सर ठीक है। कैडविक ने किया था न्यूट्रॉन पे। तो ये लोग आपस में ना एक दूसरे के स्टूडेंट टीचर रहे हैं, सोचिए, मतलब सब इंटेलिजेंट लोग एक ही जगह पे आ गए और एक दूसरे के स्टूडेंट टीचर हैं यार, कमाल की बात ये है ना। तो सर जब आपस में भी तो लड़ते होंगे। जब माहौल अच्छा होता है ना बेटा, ठीक है, तो देखो उनको टीचर भी अच्छे मिलते हैं, स्टूडेंट भी अच्छे मिलते हैं, और वो अपने आप डिस्कवरी पे डिस्कवरी। पैरी क्यूरी, मैरी क्यूरी, जानते हो, एक Yes, sir. लेडी थी एक, पैरी क्यूरी नाम था ना उसका, या Yes, मैरी sir. क्यूरी? सर मैरी क्यूरी नाम था उनका। मैरी क्यूरी नाम था उसका। यूरेनियम, मैरी क्यूरी सर यूरेनियम का करा था उसने। तो वो जीते हुए हैं सर उन्होंने। फैमिली में, मेरी बात सुनिए, उसकी फैमिली में चार नोबेल, दो तो उसके खुद के थे, दो उसके खुद के, 5 थे शायद नोबेल, 5 नोबेल, 2 उसके खुद के, एक उसके हस्बैंड का, उसको फिजिक्स में भी मिला था, केमिस्ट्री में भी मिला था, 2 नोबेल थे उसके पास, मैरी क्यूरी के पास। सर दो, शायद उनकी बेटियों को भी 2 मिले थे। हाँ, मतलब हाँ, उनकी हाँ। बेटियां भी मरी दो थी दो उसी तो से। उसके थे, 2 उसकी बेटियों के, बेटियों में भी एक को फिजिक्स में मिला था और एक को इकोनॉमिक्स में मिला था। उसने इकोनॉमिक्स ली, दूसरी बेटी ने इकोनॉमिक्स में भी नोबेल ले गई वो, देखो कमाल की बात, मतलब पूरी फैमिली इंटेलिजेंट थी, है ना। फिर एक उसके हस्बैंड को मिला था, तो टोटल 5 नोबेल, एक ही फैमिली में 5 नोबेल गए थे, वो तो लाइन लगा के बैठे थे नोबेल की। और जानते हो उसी मैरी क्यूरी को ना लोग कैसे हैं, कई बार हम पहचान नहीं पाते हैं कि वाकई में प्रतिभा किस बला का नाम है। मैरी क्यूरी को किसी यूनिवर्सिटी के अंदर ना
उसको एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर रखने से मना कर दिया था उसने, कहते तू लेडी है, तेरे को गाएगा घंटा फिजिक्स आती है, यस सर। है ना। कहती ले फिर दो नोबेल प्राइज, फिजिक्स में भी केमिस्ट्री में भी, बाप बन गई थी वो उनका। एक वो बार तो मैंने सुना था यूनिवर्सिटी मतलब वाले कि उसको बुला रहे उनको थे, बुलाया भी नहीं था नोबेल प्राइज, मतलब जब है ना। ले हाँ, लेना नोबेल था प्राइज के तब। लिए मना कर रहे थे। सर उनकी डेथ भी तो इसी तरह हुई थी, खोज करते करते। हाँ, उनकी डेथ हुई थी बेटा, पोलोनियम ढूंढा था उन्होंने, पोलोनियम का रेडियो एक्टिव मटेरियल है, और वो उनको मतलब वो अपनी जेब में रखती थी, इतना प्यार हो गया था उनको पोलोनियम से कि उसको अपनी जेब में रखती थी हमेशा। पोलोनियम के जैसे जनरली क्या होता है, जो रिसर्चर्स होते हैं ना, ये मैंने देखा है, वो केमिकल्स ना अपने बैग में भर भर के उनके सैंपल अपने बैग में रखते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें कहीं पर भी केमिकल करवाना, मतलब कहीं ट्रैवल करना होता है, सैंपल ले जाते हैं, किसी और को पकड़ा दिया, ले भाई इसका टेस्ट करवा दे, इसका ये कर ले, इसका वो कर ले, तो जनरली रखते हैं, मुझे भी रखने पड़ते हैं। उनको पता नहीं होगा ना कि वो खतरनाक हाँ, है। और उन्हें पता नहीं था, उन्होंने ही बताया था कि ये रेडियो एक्टिव होता है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि इसकी वजह से तुझे कैंसर हो जाएगा और तेरी मौत हो जाएगी, बाद में पता लगा था। सोचिए, वरना वो एक दो और कुछ ना कुछ बढ़िया कर जाते। क्लियर है बेटा? और एक दो और नोबेल Yes, sir. प्राइज यस सर, है ना। फिर पूरा चलिए आगे 6 हो बढ़ते जाता है सर, हैं। 8 इसलिए 10 दिन। यहाँ से एक चीज मैंने कंक्लूड की, किसी भी साइंटिस्ट की पिछली हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, लोगों को उसकी समझ ही नहीं आई थी, है ना। बाद में लोगों ने उसकी प्रेज की कि अरे वाह, मेंडल, आपने सुना था ना मेंडल के लॉज। यस सर, मैं 40 साल, मरने के 40 साल बाद मेंडल के जेनेटिक्स के लॉज को रिकमेंडेशन मिली थी, उसको नोबेल मिला था 40 साल बाद मरने के। यस बेचारा सर। मर ही गया, उससे पहले उसने लोगों को बताया, किसी ने माना ही नहीं। वो बेचारा 10-10 साल की रिसर्च करके गया, लेकिन लोगों को बताया, किसी ने माना ही नहीं। अब कोई बताओ, उसकी बातों को इम्पोर्टेंस ही नहीं देते थे। तो इसका मतलब दुनिया में सच में मूर्ख ज्यादा भरे पड़े हैं, और इंटेलिजेंस को पहचानने की समझ किसी किसी में है। आप लोग देखते भी होंगे, कई एक्टर बहुत अच्छे हैं, कई खिलाड़ी बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन वो बेचारे वहां तक पहुंच ही नहीं पाते। याद रख लेना, साइंटिस्ट तो फिर भी अपना कुछ रिकॉर्ड लिख के चला जाता है। कोई खिलाड़ी क्या वीडियो बना के जाएगा कि मेरे को सिक्सर मारना आता है, और 20 साल बाद कोई उसको पहचानेगा कि ये वाली टेक्निक उस खिलाड़ी ने दी थी? नहीं पहचानेगा। यानी जो लोग ऊपर बैठे हैं, सच में वो लोग लायक नहीं होते हैं, ज्यादातर ये याद रखना, बहुत रेयर है। हार्डी, हमारा साइंटिस्ट आपने सुना होगा, रामानुजन, मैथमेटिक्स। यस सर, मैथमेटिक्स में था वो। हार्डी था जो दूसरे देश का था, कौन से देश का मुझे अब याद नहीं है, हाँ, ब्रिटेन का ही था सर। ब्रिटेन का था। तो हार्डी ने उसे पहचाना था, और उसके मरने के बाद 32 ईयर की एज में मर गया था वो बंदा, जो रामानुजन था। उसके मरने के बाद उसकी जितनी भी लिखी हुई थ्योरम्स थी, उन सबको उसने पब्लिश करवाया, लोगों को बताया। हार्डी ने लोगों को बताया दैट दिस इज द पर्सन हु इज रियली, जो एडमायर किया उसे कि भाई ये था साइंटिस्ट, मैं नहीं हूँ, मैंने नहीं किया, मेरा दोस्त रहा है। उसने सिर्फ ये बोला ये मेरा दोस्त रहा। सोचिए, रामानुजन इतना ग्रेट मैथमेटिशियन था, लेकिन हार्डी ने उसे पहचान लिया, बहुत बड़ी बात है। वरना हमारे देश में तो रोल रहा था बेचारा। हार्डी ने उसे लेटर लिखा कि भाई तू आजा। उसने हार्डी को पहले लेटर लिखा था उसी यूनिवर्सिटी के अंदर, वहां बहस हुई, लोगों ने डिस्कस किया, फिर हार्डी को समझ आया मैं, ये बंदा बहुत काम का है, उसने उसे बुला लिया, है ना, कमाल की बात। तो लोग, अगर आपको कभी ऐसा लगे कि भाई मुझे, मैं ठीक कर रहा हूँ, लेकिन आपको कोई अप्रिशिएट करने वाला ना मिले, तो चिंता मत कीजिए, लोग बाद में ही अप्रिशिएट करते हैं। तो लोगों को सारी चीजें समझ नहीं आती हैं, ये ध्यान रख लेना। और अगर आपका ऐसा लग रहा है कि सब आपको पहचान रहे हैं और आप बेस्ट हो, तो याद रखना कहीं कुछ मिसिंग है। आपका लक शायद साथ दे रही है, लेकिन आप बेस्ट हो या नहीं, ये तो ऊपर वाला जानता है, क्योंकि आपसे अच्छे भी लोग हो सकते हैं दुनिया में, है ना। ये जरूर चीज जरूर माइंड मेंशन रखना। हो सकता है उसको किसी ने रिकमेंड ना किया, हमें रिकमेंडेशन मिल गई तो बहुत बड़ी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। द रेडियस ऑफ द एटॉमिक न्यूक्लियस इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ, एटॉमिक न्यूक्लियस की रेडियस किस ऑर्डर में होती है? -13 इज द राइट आंसर। ये तो याद करने वाला क्वेश्चन है, सीधी सी बात है। यस यस सर, इसे मीटर में याद कर रखा था। याद कर लीजिए इसको, 10⁻13 सेंटीमीटर रेडियस होती है न्यूक्लियस की, ठीक है। 1985 में आया था ये। बोहर मॉडल कैन एक्सप्लेन। अब बोहर मॉडल क्या एक्सप्लेन कर सकता है? अभी बोहर मॉडल ने तो वैसे बहुत कुछ एक्सप्लेन किया था। स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम ओनली, क्या सिर्फ हाइड्रोजन एटम के स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन कर सकता है? नहीं करता, ये तो नहीं करता, है ना। बोहर मॉडल स्पेक्ट्रम को करता था वो, हाइड्रोजन लाइक एटम को करता है। हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन। हाइड्रोजन लाइक एटम के सारे स्पेक्ट्रम को इसने एक्सप्लेन कर दिया था, हाइड्रोजन वाले को। Yes, sir. लेकिन हाँ, हाइड्रोजन ओनली नहीं होगा सर, हाइड्रोजन लाइक सारे हैं। हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल, यस, हाइड्रोजन ओनली नहीं, हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल। स्पेक्ट्रम ऑफ एन एटम और आयन कंटेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन ओनली। एटम या आयन जिसके पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसको यस सर, तो ये सही होना चाहिए, है ना। फिर उसके बाद द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, ये तो नहीं कर सकता।
द सोलर हाइड्रो स्पेक्ट्रम हीलियम का भी बता रहा ये था। भी नहीं कर सकता, समझ गए? यानी कि ये हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल्स को ऐसा कर सकता है जिसके पास ओनली वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम, उनके स्पेक्ट्रम को डेफिनेटली ये कर सकता है। क्लियर है? यस सर। अब देखिए Yes, यहाँ से छोटी छोटी चीजें सीखने को मिलती हैं, तो ये कॉन्सेप्ट पर थोड़ा डीपली ध्यान जाता है इन क्वेश्चन से, और इनको याद करना हमें, ये ध्यान रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द इंक्रीजिंग ऑर्डर फॉर द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय चार्ज बाय मास, ई बाय एम, चार्ज बाय मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है, लोएस्ट फर्स्ट, ठीक है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल इज, भाई इलेक्ट्रॉन का चार्ज बाय मास कम होता है, प्रोटॉन का चार्ज बाय मास और कम हो जाएगा, Yes, न्यूट्रॉन का न्यूट्रॉन का और कम हो चार्ज बाय जाएगा। मास तो ज्यादा होना, सर अरे न्यूट्रॉन जिसका का मास बढ़ रहा है तो रेशो तो कम होता जाएगा ना। न्यूट्रॉन का 0 है सर। न्यूट्रॉन का तो 0 हो जाएगा। न्यूट्रॉन का तो 0 ही हो जाएगा। फिर ठीक है? इंफिनिटी बन गया सही है तो क्या देखिए, जिसका मास बढ़ रहा है और उस पर अगर कोई चार्ज है तो चार्ज बाय मास रेशो में क्या होगा, मास नीचे वाला बढ़ रहा है तो वो कम होता जाएगा। तो पहले सबसे देखिए, इलेक्ट्रॉन का चार्ज बाय मास रेशो क्या आना चाहिए, मास इलेक्ट्रॉन का छोटा सा होता है, ठीक है, चार्ज लेकिन चार्ज बड़ा होता है, तो इसका चार्ज बाय मास रेशो बिग आएगा, सबसे बिग तो यही है, ठीक है? 1 से ग्रेटर होगा सर। प्रोटॉन का चार्ज तो इलेक्ट्रॉन के बराबर है, लेकिन मास जो है प्रोटॉन का काफी बड़ा होता है, तो ये मास कम बहुत होता है। ज्यादा है। न्यूट्रॉन का 0 बाय 1 से छोटा। तो न्यूट्रॉन सबसे पहले आ जाएगा, ठीक है? फिर इसके Yes, बाद sir. यानी ये सबसे पहले आना चाहिए, 0 है। इसके बाद अल्फा पार्टिकल सबसे भारी होता है, लेकिन इस पे चार्ज भी 2 होता है यस सर। सर, लेकिन बाहर भी तो 4 एम मास होता डबल है। है, 4 गुना है। देखो चार्ज तो है 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर, मास है 4 प्रोटॉन, लगभग 4 प्रोटॉन के बराबर, क्योंकि क्या होता है 2 प्रोटॉन प्लस 2 न्यूट्रॉन। क्लियर है भाई? यस सर। अल्फा का इतना होता है, तो भाई ऑब्वियस है इसका सबसे ये क्या होना चाहिए, सबसे कम, सर है इसका ना? न्यूट्रॉन से ज्यादा, लेकिन न्यूट्रॉन का तो 0 ही होता है, तो ये 0 से कुछ तो है, तो इसका तो 0 होता है, तो सबसे पहले आएगा न्यूट्रॉन, इसके बाद में आएगा अल्फा पार्टिकल, इसके बाद में आएगा प्रोटॉन, फिर इलेक्ट्रॉन। क्लियर है बेटा सबको? यस सर। ठीक है, तो न्यूट्रॉन का अगर निकालते हैं तो चार्ज 0 होता है, मास कितना होता है, मास 1 प्रोटॉन के बराबर, 1 न्यूट्रॉन के बराबर होता है, ठीक है? तो ये आ जाएगा 0। फिर इलेक्ट्रॉन का अगर निकालें तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर, और मास कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का मास बताना, 1.9 इंटू 10 पावर माइनस सर 9.1 into 10 की पावर माइनस 31 के 9.1 होता है क्या? 9 इंटू 10 की पावर माइनस 31 माइनस kg। 31 kg, ठीक है? ये ध्यान रख लेना। मैं ये 1.9 और 9.1 में काफी बार गलती करता हूँ, देखो ये इस पर मैं ध्यान नहीं देता, क्यों करता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि अप्रॉक्सी कर लिया है 9। ठीक कर ही देंगे, और ये मैंने सर 11 ये से पूछा है। -27 में क्या बेटा? नहीं सर, राइट है राइट। नेक्स्ट मेजर टेस्ट का सिलेबस बेटा, आपको नेक्स्ट मेजर टेस्ट का सिलेबस उसमें मिल जाएगा, आपको क्यूरिकुलम के अंदर दिया हुआ है ना, ठीक है? आगे देखते हैं। तो भाई इसमें अब देखिए, मैं क्या बता रहा था कि इसमें मैं जनरली क्या करता हूँ कि मैं गलत कर देता हूँ, 1.9 की जगह 9.1 की जगह 1.9 लिख देता हूँ, 1.6 1.9 मेरे को ऐसे कुछ करके याद रह जाता है, जब 2-4 दिन बाद वापस फिर से गड़बड़ हो जाती है। क्यों? क्योंकि मैं इस पे ध्यान नहीं देता। अब यहाँ से आप लोग अपने बारे में सोचिए, जैसे आप लोग डिस्कस कर रहे थे ना मुझसे कि सर इंप्रूव कैसे करें, क्योंकि आपके सेम नंबर आ रहे हैं, सेम सब कुछ हो रहा है, इसका मतलब आप अपनी उन मिस्टेक्स पर ध्यान नहीं देते, आपको लगता है कि ठीक है सब, मुझे सच में ऐसा लगता है कि मुझे इसको याद करने और इसको ध्यान करने की जरूरत ही नहीं है। आई नीड नॉट टू थिंक अबाउट द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन करेक्टली, मुझे जरूरत नहीं है, क्योंकि बच्चे सामने होते हैं मुझे बता ही देंगे। समझ में आई मेरी बात? यही हाल आपके साथ है कि आप अपने आप से सेटिस्फाइड हो, इसलिए आपके नंबर नहीं बढ़ रहे हैं। जब तक आप में अर्ज नहीं होगी नंबर बढ़ाने की, तब तक नंबर नहीं बढ़ेंगे, और नंबर बढ़ाने की जब अर्ज होगी ना, तब आप इन बातों पर ध्यान दो। अगर मेरा ये मास गलत हो तो मेरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, मेरे को पक्का पता है, भले मैंने सब कुछ सही किया हो, तो मैं इसको बहुत फोकसली ध्यान करूंगा कि भाई ये मेरे से बार बार गलत हो रहा है, मैं इसको सही करूंगा। ये सही हो गया, एक छोटी सी गलती ठीक हुई, उसकी वजह से शायद एक क्वेश्चन सही हो जाए, और ऐसे ऐसे छोटी छोटी 10-15 गलतियां ठीक होने पर 15-20 क्वेश्चन में फायदा मिल जाता है। ये है तरीका। फिर हम बड़ी चीजों पर भी, फिर नई चीजों पर बाद में ध्यान देते हैं। जो आता है पहले उसे करेक्ट करो, कि मुझे सारा कॉन्सेप्ट आता था, क्वेश्चन क्यों गलत हो रहा है, पहले मैं इसको सुधारूंगा। फिर जो कॉन्सेप्ट नहीं आता वो बाद का दूसरे नंबर पर आएगा बेटा। समझ में आ रही है मेरी बात आज? सर है ना? तो वैसे करके आप इंप्रूव कर सकते हैं डेफिनेटली। लेकिन अगर आपका मन नहीं है ना,
तो मैं एक चीज गारंटेडली आपको कह सकता हूँ कि अगर आपका मन नहीं है तो मेरी ये सारी बातें सब बकवास नजर आएंगी, क्योंकि आप इंप्रूव करना नहीं चाहते। और ये मैंने देखा है बहुत से स्टूडेंट्स में बेटा, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि डेफिनेटली कॉल मी, अगर आपको ऐसा कुछ सच में जानना है और आप में अर्ज है तो आप मुझसे सर अपना मैं चाहता हूँ, लेकिन मतलब सिर्फ 2 नंबर 3 नंबर और पिछली वाली मिस्टेक्स को करो, एक नहीं निकल जाती है कहीं ना कहीं से। कोई बात नहीं, उस नई को फिर से ठीक करो। आप ना बहुत अच्छी जगह बैठे हो, पता है यशवीर बेटा, आप कोशिश भी कर रहे हो लेकिन फिर भी वो ठीक नहीं हो रहा, तो आपको ना सिर्फ थोड़ी सी मेहनत करने पर आपके अचानक से 30-40 नंबर बढ़ जाएंगे। थोड़ी सी मेहनत, बस उसको लगातार करते रहो। थोड़ी सी मेहनत से अचानक से 30-40। जब हम काफी कुछ कोरेक्शन में होते हैं ना और कोशिशें भी नहीं करते हैं तो उस नंबर को बढ़ाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन अगर आप कोशिश कर रहे हो और आपको पता है कि थोड़ी थोड़ी मिस्टेक्स हो रही है, आप ज्यादा नंबर बढ़ा सकते हो आसानी से। समझ में आ? तो कोशिश करना मतलब वो बहुत जरूरी है। और सबके साथ ऐसा होता है, कोई ना कोई किसी एक जगह पर जाकर सैचुरेशन में आ जाता है। सैचुरेशन मतलब वही इक्विलिब्रियम में लेफ्ट राइट बराबर हो रहा है, ये गलती सुधरी तो दूसरी बढ़ गई, दूसरी सुधारी तो ये वाली हो गई, और हम उसकी टेंशन नहीं लेते, परवाह नहीं करते, हम आ गए सैचुरेशन में। जितना करना था कर लिया, बस यही है सैचुरेशन। और ये है बीमारी, जड़ है जिसकी वजह से बच्चे क्रैक नहीं कर पाते। इसको समझिए, ध्यान से समझिए कि आप अपने आप से कहीं सेटिस्फाइड तो नहीं है। हमें लगता नहीं है कि हम अपने आप से सेटिस्फाइड हो चुके हैं, बट हम हो चुके होते हैं इंटरनली। सामने वाले को पता लगता है यार ये इतने से खुश है ना। तो मैंने से ट्राई कर रहा हूँ, 165 70 से 180 90 तक पहुंच गया हूँ। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब 10-20 नंबर बढ़ाने के लिए आपको 2 महीने लगे ना बेटा, प्रणव बेटा, है ना। अब इन्हीं को 10-20 और बढ़ाने के लिए आप मान के चलिए, अब आपको थोड़ा सा, जितना आपने ट्राई किया, थोड़ा सा अपने आप को नट और घुमा दो, थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी और बढ़ा दो, थोड़ा सा जोश बढ़ा दो, थोड़ा सा और। जितना 1 महीने में अब आप 20 नंबर बढ़ाने की कोशिश, जो 2 महीने में गए, और फिर 1 महीने बाद फिर से 15 दिन में 20 नंबर बढ़ाने के लिए आप थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए। ऐसे करके होगा। लेकिन जहां आप सेटिस्फाइड हो गए उसके बाद कुछ नहीं होगा, ये याद रख लेना। तो और साथ में ऐसा नहीं कि आप उसी पेस से चलें कि 2 महीने में 10-20 बढ़े तो अगले 2 महीने में, ऐसे तो फिर पूरा साल निकल जाएगा यार। मैं तो 250 प्लस की बात कर रहा हूँ, है ना। अगर आपके 250 प्लस आ रहे हैं तो फिर मुझे लगेगा कि ठीक है, 270 280 के आसपास आ रहे हैं तो थोड़ी बहुत गलतियां या थोड़ा बहुत टाइमिंग इशू होता है, तो उतने में मैं सेटिस्फाइड रहूंगा कि भाई ठीक है, फिर आप अच्छे से कर सकते हो, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस अब अच्छी कीजिए बस। चलिए, तो अब बात करते हैं 12th क्वेश्चन। रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट इज रिलेटेड टू द साइज ऑफ, रदरफोर्ड किसके ऊपर था भाई? साइज ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस पे था। न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस पे था सीधी सी सर। बात, साइज ऑफ न्यूक्लियस है। ठीक है, फिर क्या नेक्स्ट बोला था आपने, ये बता दो, मेरे सर ली हो गई क्लास। कुछ नहीं बेटा, जनरल बात कर रहे थे कि अगर आपको इम्प्रूवमेंट करनी है तो डेफिनेटली थोड़ा सा तकलीफ बढ़ जाएगी। जितना आप तकलीफ में, और आपको लगता है आपको 5 या 10 नंबर बढ़ाने के लिए मैंने तकलीफ ली थी और मेरे 5 या 10 नंबर या 20 नंबर बढ़ गए, तो जितने दिन लगे उसको बढ़ाने में और जितनी तकलीफ ली, अब मैं कह रहा हूँ कि उन दिन को हाफ कर दो, उस तकलीफ को डबल कर दो, कि अगले 1 महीने में मैं तकलीफ मेरी डबल हो जाएगी। कि पहले मैं थोड़ा बहुत सोच रहा था, अब मुझे ज्यादा सोचना है, और इसलिए मैं हाफ डेज में उतना अचीव करूंगा, हाफ दिन में। ठीक है, और 15 दिन बाद फिर से अपना रिजल्ट देखिए, बेटर मिलेगा डेफिनेटली। चलिए, तो रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट ऑन स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल्स showed for the first time that the atom has, न्यूक्लियस। उसने क्या बोला था? न्यूक्लियस सर, एटम के पास न्यूक्लियस होता है ना, तो उसने न्यूक्लियस की डिस्कवरी कर ली। न्यूट्रॉन लिख लो, न्यूट्रॉन न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस बेटा, उसने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी रदरफोर्ड ने, डेफिनेट सी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट बोहर ऑर्बिटर हाइड्रोजन एटम 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। माइनस में होती है इलेक्ट्रॉन की भाई एनर्जी, जब भी वो एटम के अंदर होता है। ऐसा क्यों होता है, कोई मेरे को आंसर बताएगा? सर क्योंकि आयनाइजेशन स्टेट में हम bounded जीरो होता है, एनर्जी सर। एज्यूम करते हैं, इलेक्ट्रॉन के पास होती है, तो अगर उससे स्टेबल पोजीशन में आएगा तो नेगेटिव एनर्जी होगी ना। देखिए, इसको ऐसे समझिए, सही है, कि जब इलेक्ट्रॉन एटम से बाहर होता है, एटम से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया तो रेस्ट में बोलते हैं हम उसे, क्योंकि उसके ऊपर कोई अट्रैक्शन फोर्स नहीं है, तो वो क्यों चलेगा, वो आराम से बैठा है एक जगह पे टिक के। तो उस रेस्ट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को जीरो माना जाता है, कि इसके पास कोई एनर्जी नहीं है, मास है बस, एनर्जी नहीं है, जीरो एनर्जी, क्योंकि वो चल नहीं रहा, काइनेटिक एनर्जी वगैरह कुछ है नहीं, तो मास है अकेला, जीरो एनर्जी मान ली हमने। अब जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास जाता है तो उसमें मोशन आ जाती है, मोशन आ जाती है तो उसमें एनर्जी आ गई। ठीक है, तो जैसे जैसे पास जाएगा, ठीक है, तो क्या होगा, उसकी एनर्जी बढ़ेगी या कम होगी, पहले मेरे को ये बताओ। कम होगी। मोशन आ जाए।
कम होगी उसकी एनर्जी। अब वो कम क्यों होती है? अट्रैक्शन फोर्स, जब अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, कमाल की बात ये कि अट्रैक्शन फोर्स से एनर्जी डिक्रीज होती है सिस्टम की, इसलिए इलेक्ट्रॉन की एनर्जी नेगेटिव में जाएगी, भले ही उसमें मोशन आ रही है बट उसकी वजह से उसकी एनर्जी डिक्रीज हो रही है। इसलिए जब वो रेस्ट में था उसकी एनर्जी 0 मानी जाती है, जब न्यूक्लियस के अट्रैक्शन में आता है तो अट्रैक्शन से हमेशा एनर्जी डिक्रीज होती है, माइनस में जाती है, तो वो माइनस में चली जाएगी, 0 से तो माइनस। यस, क्लियर है? Clear है। ठीक है, तो द पॉसिबल वैल्यूज फॉर द एक्साइटेड स्टेट फॉर इलेक्ट्रॉन इन बोहर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन इज आर। बोहर ऑर्बिट्स में हाइड्रोजन के अंदर पॉसिबल वैल्यूज क्या होंगी इलेक्ट्रॉन की? पॉसिबल वैल्यूज ऑफ द एक्साइटेड स्टेट की पॉसिबल वैल्यूज क्या होंगी भाई? तो यहाँ सीधी सी बात है, वही वाला फॉर्मूला लगेगा सेम। En इक्वल क्या होता है? यानी एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth शेल वो होती है -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाय एन, है ना। अब जेड की वैल्यू तो 1 है हाइड्रोजन के लिए, तो यहाँ मैं क्या कर सकता हूँ, जेड को 1 ले दो, बस बात खत्म। तो मल्टीप्लाई में 1 आ जाएगा, डिवाइड में n स्क्वायर आ जाएगा, ये हो गया En। तो फर्स्ट शेल में, सेकंड शेल में आप आसानी से निकाल सकते हैं n की वैल्यू। अब उसने क्या कहा है, बोहर ऑर्बिट इज r, उसने कौन सी स्टेज की एनर्जी बोली है भाई, ये बताया कुछ? नहीं सर, इसने बोला कौन सी वैल्यू फिर सेटिस्फाई कौन करेगी, सी इसके बाद सर, ये भी इसने निकालेंगे तो पूछा कौन सी सेटिस्फाई वैल्यू में से कौन एग्जिस्ट सी वैल्यू करेगी? सेटिस्फाइड करती है, कौन से लेवल की? ठीक है, तो 1 2 3 4 भर के देखो, जो सेटिस्फाइड होती है, जैसे 3.4 सेटिस्फाइड हो रही है 4th लेवल के ऊपर, है ना, और उसके अलावा 9th लेवल पर 1.51। इसमें बोल रखा था सर एग्जिस्ट ये कौन सी वाली वैल्यू करेगी, तो बस मैं यही रटवा दी बताना थी है। सर ने बस। सेकंड और थर्ड इसने शेल भरी है, सेकंड और थर्ड में ये 2 वैल्यूज आई हैं, ठीक है। तो आपने कौन सी वैल्यू रट रखी है? सर एक करते सर हमने ऐसी हाइड्रोजन की यही वाली वैल्यू रट रखी है। सर 13.16 ग्राउंड स्टेट के लिए, बिल्कुल ही। -33.4 उसके लिए, उससे ऊपर वाली -1.51, उससे ऊपर वाली -0.8। 0.85। सही है, चलो बढ़िया। मतलब फिजिक्स में इस लेसन में सेम वाले क्वेश्चन है, फिर तो मेरे को करवाने की जरूरत ही नहीं सर चाहिए। सही है ना, 2 क्वेश्चन हो गए सही में केमिस्ट्री में, फिजिक्स में। चलो सही है, रिवाइज 2 बार कर रहे रिपीट हैं। हो गया, इसके क्वेश्चन जरूर करना। सुनैना और बोल रही सर है सबसे बढ़िया बात यह है साइन कन्वेंशन का भी कोई डर नहीं है। चलिए, सुनैना बोल रही है मुझे दोबारा से चाहिए, चलो दोबारा से देखते हैं भाई इसको। क्या है कि बेटा ये फॉर्मूला लिखा हुआ है 13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, जेड की वैल्यू 1 है हाइड्रोजन के लिए, डिवाइड में एन स्क्वायर, एन की वैल्यू 1 भरोगे, 2 भरोगे, 3 भरोगे, उसके हिसाब से आपको इलेक्ट्रॉन की सर एनर्जी। ये वाला क्वेश्चन नहीं, वो पहले कह रही थी। तो पहले कह रही थी क्या? ओके ओके, चलो कोई बात नहीं। तो हमने ऊपर 4 वैल्यूज दे रखी हैं, 4 में से 1 2 3 4 भरने पर कौन सी सेटिस्फाइड करेगी, तो हमारे पास ये सेटिस्फाई करेगी। 1.51 दे रखी है इसने वैल्यू, वो तो दी नहीं हुई यहाँ पे, नहीं दी रखी ना, ये क्यों निकाल रखी है? पूछा है बस एग्जिस्ट कर, कौन सी एग्जिस्ट करेगी, एग्जिस्ट की भी हमने देखी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एटॉमिक न्यूक्लियस कंटेन, न्यूक्लियस में क्या होता है भाई? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, फोटोन। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो ये ए और बी राइट आंसर होने चाहिए, है ना। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट न्यूक्लियस के अंदर 16th क्वेश्चन देखिए क्या है। द सम ऑफ द Sir? नंबर, हाँ बेटा, इस 15 वाले में ये तो ऑप्शन डाला नहीं, ए एंड बी बोथ, अगर आ जाए तो फिर दोनों पे सर्कल बनाना है अगर ऐसा दोनों क्वेश्चन है। देखो, ये मैं बताता हूँ, मैं रैंडमली क्वेश्चन उठाता हूँ, मैं नहीं देखता कि मल्टी चॉइस वाले हैं सिंगल चॉइस वाले हैं, मल्टी चॉइस वाले भी क्वेश्चंस इसमें हैं, ठीक है। तो ए और बी सर दोनों। पर मतलब हमने टेस्ट में तो देखे नहीं है ऐसे मल्टी चॉइस वाले क्वेश्चन, अब तो शायद नहीं टेस्ट आते। में होते हैं तो Yes, उस sir. पे लिखा आता है सर। बेटा बेटा हाँ सुनिए, मतलब होता भी है ऐसे जब लिखा हुआ। उसने ईयर पहले का है तब तो मल्टीपल ही होते थे दोनों। सुनिए ठीक है, तो आते मेरी हैं। मेरी बात सुनिए। मल्टीपल चॉइस वाले प्रीवियस ईयर्स में मेंस में क्वेश्चंस आए हुए हैं, वही उठा रखे हैं, ठीक है। आपके आपके भी आने वाले हैं, तो हम एग्जाम पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। अवंती जिस टेस्ट इंजन को फॉलो करता है वो आपके इन पैटर्न्स को टच करता है, लेकिन एग्जैक्टली सेम पैटर्न नहीं होता वो, ठीक है। हम एग्जैक्टली सेम पैटर्न के सेम क्वेश्चंस उठा रहे हैं, समझ में आया, इसलिए थोड़ा बहुत डिफरेंस तो मिलेगा। तो मल्टी चॉइस भी आएंगे, सारे आएंगे। वो नेगेटिव क्यों है सुने ना, ये पूछ रही है। देखो बेटा, इलेक्ट्रॉन जब एटम से बाहर होता है, अकेला है, आराम से बैठा है, तो उसको बोलते हैं रेस्ट में है इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल चुपचाप घूम नहीं रहा है, उसकी एनर्जी को 0 माना जाता है। इट इज एज्यूम्ड कि इसकी एनर्जी 0 है। जब वो एटम के अट्रैक्शन में आएगा, पॉजिटिव चार्ज के न्यूक्लियस के पास आएगा, तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, अपोजिट चार्जेस जब एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं तो सिस्टम की एनर्जी डिक्रीज होती है। यूनिवर्स का रूल है, याद रखना, सिस्टम एनर्जी विल डिक्रीज इफ अपोजिट चार्जेस आर अट्रैक्ट टू ईच अदर।
दैट इज वाई वो जीरो से माइनस में जाएगी, डिक्रीज हो रही है मतलब कम में, माइनस में आ रही है। इसलिए न्यूक्लियस में जब भी इलेक्ट्रॉन होगा उसकी एनर्जी माइनस में होगी, न्यूक्लियस से बाहर है तो जीरो, पॉजिटिव कभी नहीं होती। ठीक है, ठीक है। अब आगे देखते हैं बेटा, तो द सम ऑफ द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन इन द आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन इज, हाइड्रोजन के आइसोटोप में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का सम कितना होगा? सर 2 हो सकता है और 3 हो सकता है। 2 और 3 हो सकता है ना, तो यहाँ 3 दे रखा है डी वाला, सर 2 6 तो है। होगा ना तो आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन जो है वो सेकंड ड्यूटेरियम और ट्रिटियम है, सर? तो 3। हाँ, सर इसका आंसर 6 होगा ना सर? सम 3 प्रोटॉन हो ऑफ जाएंगे और नंबर ऑफ 3 न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन इन आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन इज, हाइड्रोजन के आइसोटोप में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का सम क्या होगा? सम बताना है सर। दोनों सर- आइसोटोप्स में सर बोल वो रखा है सही तो कह शायद रहे हो। दोनों सभी आइसोटोप्स का मिला के प्रोटोनियम सुनिए, ड्यूटेरियम सुनिए, ट्रिटियम आप तीनों में ऐसे पूछ ले रहे रहे हैं हो ना फिर। कि H1 फिर उसके बाद आप ले रहे हो H12 एच, यस फिर सर ऐसे ले रहे हैं तो। H13, तो आप इन सब का सम कर रहे हो 6। नो सर, 3 सर, प्रोटॉन हो जाएंगे सर और सिर्फ 3 न्यूट्रॉन 3 हो प्रोटॉन जाएंगे। जाएंगे, सर 3 H12 जो है और H13 जो है इन दोनों का सम कर देना है 5। सर इन तीनों में 3 प्रोटॉन हो जाएंगे और लास्ट के 2 वाले में 3 न्यूट्रॉन हो जाएंगे, तो टोटल 6 होंगे ना हाँ वही मैं कह रहा हूँ, 6 भी हो सकता है ऐसे, तो फिर 5 भी हो सकता है भाई, ऐसे तो 3 सर भी हो 5 सकता है। सिर्फ आइसोटोप्स बोला है ना, तो फर्स्ट वाला सर, आइसोटोप थोड़ी है, तो हम फर्स्ट वाला आइसोटोप नहीं है, ये किसने बोला? वो भी तो पार्ट ऑफ द आइसोटोप है, 3 सर आइसोटोप होते हैं उसे हाइड्रोजन मान के। लेते हैं ना, मतलब मान लेते हैं ना बेसिक की तरह, बाकी ऐसे दोनों नहीं को कर आइसोटोप्स सकते। की तरह। सर नहीं, विथ नहीं, मतलब वो हो जाए, स्टैंडर्ड हो जाए वो। सोचो भाई, चलो बढ़िया है, आप लोगों ने एक अलग लेवल से, देखिए यही एक बोला। चीज होती है, यही एक चीज होती है जिसमें हमें अलग से सोचना पड़ता है ना, तो मजा आ जाता है सोचने में। ये अलग लेवल से आप लोग सोच रहे हो। यशवीर कह रहा है कि सर H1 को तो आइसोटोप ही नहीं मानेंगे, ऐसा नहीं होता बेटा, ये रिटर्न में कहीं नहीं मिलता कि आप पहले वाले को ना मानिए, समझ गए? सर क्या हालांकि हम पता इतना पढ़ H2 को चुके हैं, स्टैंड मान के H1 को बना ले। हम ऐसे इतना पढ़ चुके हैं कि हम इसको ऑटोमेटिकली डिफॉल्ट मान लेते हैं, ये यशवीर ने जो मिथ बनाया है अपने माइंड में ऐसा बन जाता है, लेकिन जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो मिथ ही डिस्ट्रॉय होते हैं, उन्हीं को हमें क्रैक करना होता है, तभी हम ज्यादा क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट को देख पाएंगे। तो आइसोटोप तो तीनों है, या तो सर वो आइसोटोप लिखा है, आइसोटोप्स नहीं, यस सर। आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन इज, हाँ तो आइसोटोप तो मतलब एक की बात कर रहा हो, किसी एक में पूछ रहा है ना, तो किसी एक में तो 2 भी हो सकते हैं, एक भी हो और सकता 3 है, भी। 3 भी हो 3 भी हो सकते सकते हैं, और एक 2 या और 3 एक यही हो सकता है, तो 3 ही करेक्ट होगा सर बस। हाँ, तो वरुण सही बोल रहा है कि 3 ही होना चाहिए, ठीक है, उसके हिसाब से सही है। लेकिन सोचो जरा कि अगर वो ऐसा करे तो हम कम से कम पहले वाले को आइसोटोप ना माने, ये मिथ अपने दिमाग से निकाल देना, सारे आइसोटोप, ठीक है। फिर उसने बोला नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रोटॉन का सम हाइड्रोजन के किसी एनी वन ऑफ द हाइड्रोजन आइसोटोप इज, अगर ऐसा लिखता तो ज्यादा क्रिस्टल क्लियर था, पर ये लोग ना ऐसे क्वेश्चंस देते नहीं है, और ये मुझे भी बहुत बुरा लगता है, मैं साफ बोलता हूँ कि मुझे भी इन बातों पर गुस्सा आता है कि जब कोई ऐसा क्वेश्चन घुमा फिरा के जिसमें सोचने की अवेलेबिलिटी ज्यादा हो, एक से ज्यादा ऑप्शन बन रहे हो, वो क्वेश्चन नहीं देना चाहिए, है ना, बट ये लोग देते हैं भाई, तो आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। तो यहाँ हम 3 वाले को तवज्जो देंगे, ऑब्वियस अकेले आइसोटोप की बात हैं। यस सर, फिर तो यस यही सर। ये क्लियर है ना सबको? तो ऐसी चीजों पर डीपली सोचना, यही हमारी मिस्टेक्स होती हैं, छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं। ये जो आसान वाले क्वेश्चन होते हैं ना, नंबर बनाने वाले होते हैं, लेकिन हम इनमें ना सोच के थोड़ा गड़बड़ करके इन थोड़ा, एक तो टाइम बढ़ जाएगा अगर आप डीपली नहीं सोचोगे, तो टाइम बढ़ गया, या फिर आप गलत कराओगे, दोनों में हमारा घाटा, तो इसलिए इनको जरूर डीपली ध्यान से सोचना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, 17th क्वेश्चन देखिए, व्हेन अल्फा पार्टिकल आर सेंट थ्रू ए थिन मेटल फॉइल मोस्ट ऑफ देम गो स्ट्रेट थ्रू द फॉइल, ठीक है, अल्फा पार्टिकल को थिन मेटल की फॉइल से निकाला, बिकॉज ज्यादातर आर पार चलेंगे, क्यों? अल्फा पार्टिकल आर मच हैवियर देन इलेक्ट्रॉन, अल्फा पार्टिकल आर पॉजिटिवली चार्ज्ड, मोस्ट पार्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी, अल्फा पार्टिकल आर मूव विद हाई वेलोसिटी। सर This one is मोस्ट the ऑफ सी वाला। है ना, सी वाला। ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 18, मैनी एलिमेंट्स हैव नॉन इंटीग्रल एटॉमिक मासेस, बिकॉज नॉन इंटीग्रल, इंटीग्रल एटॉमिक मास उनका ना इंटीजर में नहीं होता, जैसे हाइड्रोजन का 1.008 होता है इसका ना? भी ऐसा होता है, यस सर।
अब ऐसा क्यों होता है, बस यही पूछ रहा हूँ। और क्लोरीन का कितना होता है? 35.5 होता है उसका, 35.49 होता है सर। 49 समथिंग, हम 5 ले लेते हैं ना। तो ये इंटीजर में क्यों नहीं है, जबकि प्रोटॉन हमेशा इंटीजर में होता है, न्यूट्रॉन हमेशा इंटीजर में होता है, तो ये मास जो है इसका ये इंटीजर में क्यों नहीं सर ये होता? तो एवरेज ये लेते हैं ना हम, बहुत एब्सोल्यूट सारे मास लेके चलते सर हैं ना, बहुत बहुत सारे सारे आइसोटोप का आइसोटोप्स का मिला के। डिफरेंट मासेस होता है, तो हम लोग एवरेज ले रखे होते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा आंसर है, लेकिन ये बिल्कुल एग्जैक्ट अच्छा आंसर नहीं है। क्या कोई मुझे एग्जैक्टली बताएगा कि मास निकाला कैसे जाता है? सर हाइड्रोजन के सर, एक आइस- मास रिस्पेक्ट में हम कंपेयर करते हैं ना, तो जरूरी थोड़ी है कि उस रिस्पेक्ट में उतने ही इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हो। क्या 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 क्या? सर जो आइसोटोप होते हैं जितने परसेंटेज में होते हैं उसको ऐड करके और डिवाइड बाय 100 करते हैं। जितने आइसोटोप होते हैं उसको परसेंट को, उनके मास को परसेंट को ऐड तो उनके करके। हम मास 1 को AMU को जो कितने परसेंटेज limit में है अवेलेबल है? चलो हमने ठीक है, ली हुई, वो कार्बन का 1/12 लेते हैं। एक्सेप्टेड एक्सेप्टेड। ठीक है, अब मेरी बात सुनो। आप लोगों ने टिन का नाम सुना हुआ है? यस यस सर। सर। टिन का मोलर मास देखो पीरियोडिक टेबल के अंदर, एटॉमिक मास। किसी के पास है पीरियोडिक टेबल, एटॉमिक मास ऑफ टिन? यस सर। ठीक है, SN तो कितना होता है टिन का एटॉमिक मास? देखिए, मिला किसी को? सर 100 के पास होता है, एग्जैक्ट याद नहीं है। 118.7। ठीक है, मैं बता देता हूँ, कोई बात नहीं। 118.71। अब जरा देखो, टिन जो है 118.71। ठीक है, अब गूगल सबके पास है ना, सर्च करो आइसोटोप्स ऑफ टिन। हाउ मेनी आइसोटोप्स ऑफ टिन? सर 10 दिखा रहा है। 10 दिखा रहा है। अब ऐसा एलिमेंट चूज करो, तो मैंने शायद इसका उल्टा एग्जांपल दे दिया। एक और एलिमेंट है जिसका कोई भी आइसोटोप नहीं है, which do not have any isotope। ये सर सच नहीं है। हीलियम। कौन सा आइसोटोप है? हीलियम, नियोन। सोडियम। हीलियम और नियोन दो दिखा रहा है। यस, यस सर, हीलियम का तो याद है। ठीक है, हीलियम सर और नियोन। बेरिलियम भी बता रहा है, फ्लोरीन भी बता रहा है। सुनिए सुनिए सुनिए, ठीक है, हम एक दो की बात करेंगे। हीलियम का एटॉमिक मास है 4.0026 और नियोन का है 20.18। जबकि इनके आइसोटोप हैं 0। अगर आइसोटोप 0 है तो ये होल नंबर में क्यों नहीं है? दैट इज माय क्वेश्चन। आर यू गेटिंग मी गाइस? यस सर। तो यस सर। आपकी डेफिनेशन उस हिसाब से तो गलत हो जाती है, क्योंकि हम इसका एवरेज निकालते हैं सर हमने आइसोटोप। कार्बन की मास के 12वें पार्ट को AMU के हिसाब से कंसीडर कर रखा है, और किसी उसका वजन उसके मतलब उससे ज्यादा वाले वजन जो होंगे उसके, ऐसा तो नहीं है कि उसके 12वें पार्ट के इंटीग्रल मल्टीपल ही होंगे सारे के सारे। बिल्कुल सही है, ठीक पॉइंट्स है, में भी आ जाए। बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब मैं एक और कंफ्यूजिंग, क्या इसकी यशवीर की बात से सब एग्री करते हैं? यस सर, एग्री। ठीक है, सबने यस सोच सर, इससे लिया? ठीक है, तो हम आंसर तो दे ही सकते हैं, अभी हमने आंसर तो दे दिया। अब जरा बात करते हैं आगे की। सोचिए, कार्बन 12, बट इट कंटेन 6 प्रोटॉन प्लस 6 न्यूट्रॉन। सर अब इसने क्या माना? कार्बन 12 का AMU निकाला, एटॉमिक मास यूनिट निकाला। कितना निकाला इसने? 12th हिस्सा। तो मान लो कार्बन 12 का जो मास था, लेट कार्बन का मास जो है वो आता है x समथिंग। ठीक है, अब मैंने इस x को, अब मैंने क्या किया? AMU बनाया, AMU। तो मैं इस x को 12 से डिवाइड कर दूं, यही है, ये आ गया Yes. मेरा 1 AMU। क्लियर है भाई? यस सर। ठीक है, जो भी इसका मास था उसको मैंने 12 से डिवाइड किया, क्योंकि इसमें 12 चीजें हैं, 6 प्रोटॉन है 6 न्यूट्रॉन है, 12 चीजें, इसलिए 12 से डिवाइड कर दिया। तो मैं ये कह सकता हूं 1 AMU के अंदर 1 प्रोटॉन प्लस 1 न्यूट्रॉन के मास का आधा होता है। क्या आप ये मान सकते हैं? यस सर। तो 1 AMU में इस मास का आधा होता है, जो भी आता है। ठीक है, तो अगर मेरे पास
2 प्रोटॉन प्लस 2 न्यूट्रॉन है, ठीक है, तो उनका जो मास आएगा एएमयू में, क्या वो होल नंबर आएगा कि नहीं आएगा? आएगा सर, आना होल तो नंबर आएगा। तो फिर हीलियम का होल नंबर क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि इसमें तो 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन ही थे। सर प्रोटॉन से छोटी वाली चीजें अगर ज्यादा सर हो प्रोटॉन्स के अलावा मास बाकी कोई क्या तो पता सब कुछ और भी चीज हो, इंटर एलिमेंट्स होते हैं। पार्टिकल्स कुछ और। अब ऐसे मत करो यार, आप लोग तो फालतू के वो दे रहे हो कि संभावनाएं, क्या पता सर कुछ और डेंसिटी हो। से रिलेटेड हो कोई तो कॉन्सेप्ट, साइंटिस्टों को मतलब वो पता था और उन्होंने उसका मास भी जोड़ लिया। अब देखिए, चलिए ये क्वेश्चन मैं टू यू आप तक छोड़ता हूँ, इसको डिटेल में सर्च करना। आपने जो भी चीजें बताई वो गलत प्रूव हो रही है, तो मैं जानना चाहता हूँ कि एटॉमिक मास कैसे निकाला जाता है, एग्जैक्टली ये एवरेज कैसे निकलता है, क्योंकि ये आइसोटोप का खेल तो नहीं है, वो भी है, मना नहीं कर रहा, ठीक है, उसकी वजह से भी पॉइंट आते हैं, बिल्कुल ठीक है, लेकिन जिसके आइसोटोप ही नहीं है उसका होल नंबर क्यों नहीं आ रहा? सर मैंने किसी बुक में पढ़ा था ये कि मतलब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के अलावा 32 और इंटर एटॉमिक एलिमेंट्स होते हैं, उनका मास क्या पता प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा। नहीं 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 नहीं, उनका मास प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, चलो हम ये मान भी लें कि उनका मास प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो मतलब हमने एएमयू को गलत लिया फिर? ये एग्जैक्टली सर पढ़ा आपने? थ्योरी गलत हो जाएगी फिर तो। ये एग्जैक्टली पढ़ा आपने कि हम एएमयू को मतलब गलत ले रहे हैं? ये एनसीईआरटी में मैंने पढ़ा था कि एएमयू जो होता है मतलब हम्म। उसे हमने कार्बन की 1/12 हिस्से के हिसाब से ले रखा है एक, और ऐसा मतलब ऐसा जरूरी नहीं, मतलब ऐसा कई केसेस में नहीं होता कि मास जो है किसी एलिमेंट का मतलब ज्यादातर कि वो इंटीग्रल मल्टीपल हो जाए उस एएमयू का। पर यहाँ तो हम देख रहे हैं ना, मैंने करके दिखाया। यहाँ पे हमने तो सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का कंसीडर किया ना, तो जो ये लोग मास निकालते हैं उसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन का मास भी ऐड करते हैं, ऐसा कुछ हो। सर इसका आंसर तो चलिए है नहीं, कोई बात मुझे नहीं, जो देखना। आप संभावनाएं बता रहे हैं वो सही हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग इसे खुद ढूंढे, फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये सच में ऐसा होता है कि नहीं होता। लेकिन आप एक बार इसको ठीक है। मान के चलिए कि ये नहीं होता है, तो जी सर। आपको एग्जैक्टली आंसर क्यों नहीं मिलता। और अगर मान लो नहीं मिल रहा, चलो कोई बात नहीं, हमने मान लिया कि इलेक्ट्रॉन के मास को कंसिडर करते हैं। अब आप भी इलेक्ट्रॉन के मास को कंसिडर करके और किसी एलिमेंट का सारे आइसोटोप लेके और 1 एएमयू की वैल्यू लेके किसी एलिमेंट का एग्जैक्टली जो पीरियोडिक टेबल में मास दे रखा है वैसा ही मास निकाल के दिखाइए किसी एक एलिमेंट का, और वो आपका बिल्कुल सही आना चाहिए। समझ में आ रही है मेरी बात? कार्बन का निकाल कैलकुलेटर यूज, सुनिए सुनिए, कैलकुलेटर यूज करो, वट एवर यू वांट टू डू यूज कर सकते हो, इंटरनेट यूज करो, कहीं से देखो कहीं से पढ़ो, लेकिन मुझे किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट का उसका एटॉमिक मास, उसके आइसोटोप जो एवरेज करना है, इलेक्ट्रॉन जोड़ने हैं, सब कुछ जोड़ के, ठीक है ना? अकेले पढ़ने में ऐसे हाइड्रोजन या कार्बन चलेगा? कोई बात नहीं बेटा, मैंने अभी बताया ना। अजय बेटा आपका कोई डाउट है तो बोलिए। तो भाई ये मैं अब आप तक छोड़ता हूँ, ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करेंगे, फिर मुझे बताएंगे, फिर हम देखेंगे, इस पे डिस्कस करेंगे, ठीक है? क्लियर है सबको? तो नॉन इंटीग्रल एटॉमिक मास, तो आइसोटोप्स हैव नॉन इंटीग्रल एटॉमिक मास। क्या है भाई? मैनी ऑफ द एलिमेंट, several isotope for such element, atomic mass is average of the atomic masses different isotope which is usually non integral। तो इन्होंने वही आंसर दे रखा है जो आप लोग कह रहे थे, तो आइसोटोप नॉन इंटीग्रल मास होते हैं, सेवरल आइसोटोप होते हैं। कौन सा आएगा भी आंसर इसका? देखो 1 2 3 4 में सी इज द राइट आंसर, ठीक है? आइसोटोप का डिफरेंट मासेस होता है, इस वजह से वो इंटीग्रल में नहीं आता, ठीक है, ये हमने मान लिया। देखो ये आईआईटी में क्वेश्चन आया हुआ है, मेंस में आया हुआ है, और ये लोग भी ऐसा मानते हैं, तो ये लोग भी बहुत ज्यादा अंदर तक तो गए नहीं, इन्होंने भी ऊपर ऊपर की बात बता दी, है ना? हम इसको थोड़ा सर और ये जो 17th वाला है, मतलब इसके भी तो फिर 2 सही ऑप्शंस होगी, ये भी मल्टी चॉइस मतलब मल्टीपल चॉइस है कि 17 हमने वाला एक ही को टिक कर दिया था ना कि मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है एटम का वो एम्प्टी है, बट जो अल्फा पार्टिकल्स है वो हैवियर भी तो है इलेक्ट्रॉन से। इलेक्ट्रॉन से हैवियर है, ठीक है, पार्टिकल मूव विद हाई वेलोसिटी, मल्टीपल चॉइस होंगे ना हाई फिर। वेलोसिटी है, फिर तो वो हैवियर है, पॉजिटिवली भी लेकिन चार्ज सुनिए होते हैं। सुनिए सुनिए सर बेटा, तो इसमें तो चारों सही है। सुनिए, व्हेन अल्फा पार्टिकल थिन से जाता है, मोस्ट ऑफ देम गो स्ट्रेट थ्रू द फॉइल, बिकॉज वो फॉइल में से ये सिर्फ सी वाला तो मतलब सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट वही लग रहा है, अप्रोप्रिएट है, बट मान लिया। बाकी अल्फा लोग के पार्टिकल होने भी तो चांस है। मूव, देखो हाई वेलोसिटी से जाते हैं, पहले ये भी सही हो सकता है, और वही हैवियर तो देन सर इलेक्ट्रॉन, ये भी सही हो सकता है।
ए सी डी, सी तो पक्का सही है, लेकिन ए और डी कैन बी द आंसर, कि क्योंकि ये हाई स्पीड से हैं, क्योंकि ये हैवियर होते हैं, इसलिए ये सीधे चले जाते हैं। बट आपको अब मैं एक चीज बताता हूँ कि ये रॉन्ग आंसर क्यों है। अब इसका रीजन सुनिए, सी वाला राइट क्यों है। कभी हमने ये नहीं सुना कि अल्फा पार्टिकल जब जाते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल के ले जाते हैं, ये तो हमने नहीं पढ़ा था। उसको क्या वो क्या बोलते हैं, उसको आयोनाइज कर देते हैं गोल्ड फॉइल को, नहीं करते, ये नहीं पढ़ा हमने। तो डेफिनेटली वो आयोनाइज तो नहीं करते, क्योंकि अगर वो टक्कर मार रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट भी तो करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन को अगर सामने से टक्कर लग रही है तो उसको बाहर साथ में ले जाएंगे ना। यस, तो इसका मतलब ये नहीं हो रहा है, वो खाली जगह से ही पास हो रहे हैं। मोस्ट ऑफ थोड़ी बहुत संभावनाएं हो सकती हैं कि ऐसा होता होगा, लेकिन मोस्ट ऑफ, उसने मोस्ट ऑफ की बात की तो मोस्ट ऑफ के हिसाब से आंसर आएगा। हालांकि आपकी थिंकिंग बहुत सही है, मैं भी इन चीजों में कई बार कंफ्यूज रहता हूँ, मैं उसे डिनाई नहीं कर रहा। मुझे गुस्सा आता है कि ये लोग क्वेश्चन को बाइंड करके क्यों नहीं देते, कि आप एक ही तरफ सोचो, दूसरी तरफ तो सोच ही नहीं सकते। व्हाट इज ए क्वेश्चन, मैंने इस पर ना एक वो बनाया था कि व्हाट इज ए क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या होना चाहिए। क्वेश्चन होना चाहिए कि जिसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन हो, वो होता है रियल क्वेश्चन। क्वेश्चन को ऐसे बाइंड किया जाता है कि वो एक ही सॉल्यूशन दे। अगर किसी क्वेश्चन के मल्टीपल सॉल्यूशंस आ रहे हैं, फिर आपसे ये उम्मीद की जा रही है कि आप कोई नियर बाय का, जो सबसे नियर हो उसका आंसर निकालिए, तो वो भी बताया हुआ होना चाहिए कि भाई इसके मल्टीपल सॉल्यूशन हो सकते हैं, लेकिन आपको नियरेस्ट वाला और राइटेस्ट वाला सबसे आंसर सर देना। अब अगर इसमें से कोई स्टूडेंट अगर ए और डी में से भी कोई सा लगा के आएगा, तो क्योंकि इन्होंने कुछ क्राइटेरिया तो रखा नहीं है ऐसा, तो वो गलत थोड़ी है फिर। अरे बेटा, यही चीज तो समझा रहा हूँ ना कि ये मैं भी आपकी बात से एग्री करता हूँ, लेकिन आईआईटी इसको नहीं मानती, वो ऐसे ही क्वेश्चन देती है। तो आपको खुद इनकी प्रैक्टिस करके सोचना पड़ेगा कि इस क्वेश्चन में उसने नियर बाय सोचा है, इस क्वेश्चन में उसने सबसे मतलब जो सबसे अप्रोप्रिएट आंसर है उसको राइट करना है। और अगर किसी क्वेश्चन में ऐसा भी हो सकता है कि वो दूसरे को आंसर को राइट मान ले, समझ गए। ऐसे क्वेश्चंस को आप डेफिनेटली चैलेंज कर सकते हैं और कह सकते हैं कि आपने इसको ऐसे कैसे आंसर मान लिया भाई, आप अपने सोच के हिसाब से थोड़ा काम करेंगे। बट मैंने ऐसा देखा है आईआईटी में, मेंस में, एडवांस में, कि एडवांस में जनरली कम होता है, लेकिन ये जो थ्योरेटिकल पोर्शन होते हैं ना, इनमें गड़बड़ आती है कि वो लोग अपने मन से मान लेते हैं, कुछ और ही सोच के बैठ जाता है जो क्वेश्चन बनाने वाला है, और वो फिर आपको कहेगा कि मेरा तो यही आंसर सही है। और रियल में बच्चों के ऐसे आंसर गलत होते हैं, टीचर्स बहस करते हैं भाई ये चीज तो उसने ठीक नहीं की, कि अप्रोप्रिएट तो ये होना चाहिए, है ना। क्लियर है बेटा। तो ऐसा होता है, इसीलिए प्रैक्टिस के लिए बोला था कि उनके तरह सोचो, क्योंकि हमें तो पेपर क्रैक करना है, तो उनके हिसाब से सोचना पड़ेगा। व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, वी कांट से दैट। क्लियर है। यस सर। सर मुझे टेलीग्राम का लिंक चाहिए, मैं ज्वाइन नहीं हूँ टेलीग्राम। कोई बात नहीं बेटा, मैं भेज दूंगा, है ना। अल्फा पार्टिकल passes मोस्टली अनडिफ्लेक्टेड व्हेन सेंट थ्रू थिन मेटल फॉइल मेनली। सर वो अल्फा पार्टिकल तो आंसर है नहीं, सेम आंसर आ गया। इट इज मच हैवियर देन इलेक्ट्रॉन, मोस्ट पार्ट ऑफ एटम इज एम्प्टी। ये सेकंड वाला ही आएगा इसका भी, है ना। यस सर। मैनी ये एलिमेंट तो आंसर है। अरे मेरे आंसर को है। आंसर दे रखा है। ठीक है, इसके अब दो आंसर दे रखे हैं, देखो यस सर। हैवियर देन इलेक्ट्रॉन वाला भी दे रखा है और मोस्ट, तो ये दोनों दे रखे हैं, यानी ए वाला भी है। तो भाई स्पीड भी तो है ना, आप क्या हाई मेरे को वेलोसिटी बी वाले को क्यों नहीं लिया? सर ऐसे तो बी वाला भी हो सकता है, पॉजिटिवली चार्ज है। नहीं, सर, वो रीजन नहीं है। पॉजिटिवली लेकिन चार्ज, पॉजिटिव वाला चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज चीजें, ऐसा तो नहीं पॉजिटिव चार्ज उसे सीधा भेज रहा है, वो तो उसे डिफ्लेक्ट करवाएगा ना। हाँ अब देखो ये गड़बड़ कर दी ना उसने, कि मतलब ए और सी को सही कर दिया, जबकि हमारे हिसाब से तो सी ही सही होना चाहिए। ए को कर रहा है तो वो डी को कैसे छोड़ देगा। बी को तो फिर भी हम छोड़ दें कि भी वो आर पार चला जाता है, ठीक है। अल्फा पार्टिकल सेंट थ्रू द थिन फॉइल, क्योंकि वो पॉजिटिवली चार्ज चीजें आर पार चली जाएंगी, ऐसा तो कहीं नहीं लिखा। ये तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है ना, तो ये तो गलत है, बी वाला आंसर गलत है। लेकिन ए और डी, अगर ए को ले रहा है तो डी को क्यों मना कर रहा है। हाई वेलोसिटी से अगर वो जाएगा तो कैसे नहीं वापस आएगा, है ना। क्लियर है। यस सर। ठीक है, तो भाई ये होता है आईआईटी में, और ये सच है। और ये क्वेश्चन सच में दिमाग खराब करते हैं ऐसे, कि भाई ये कैसे डाल रहा है, जबकि हमारे कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही है, हमने कोई गलती नहीं की। तो ऐसा होता है, आप अपने हिसाब से इनको अपने हिसाब से टॉलरेट कीजिए। इसीलिए 100 आउट ऑफ 100 आईआईटी में लेना पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि उनके क्वेश्चन ही उल्टे होते हैं सारे, गलत लेवल के क्वेश्चन, है ना। लेवल ऑफ क्वेश्चन भी एक मायने रखता है बेटा। अगर रिकैप की बात करते हैं भाई, ठीक है, तो आज हमने क्या किया, कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन किए, एक दो न्यूमेरिकल किए, ठीक है। अब सर कुछ और, अगली क्लास में तो थोड़े सर। सही क्वेश्चन आएंगे ना, मतलब लेवल अच्छा होगा। हाँ थोड़ा बेटर लेवल में आपको देने वाला हूँ। नेक्स्ट क्लास में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस मैथमेटिकल सर। लेवल पे। क्लास में भी एटॉमिक स्ट्रक्चर ही होगा।
दैट्स इट फॉर द टुडेज क्लास बेटा। तो मैं अभी पहले रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ, फिर आप लोगों से आपके डाउट, ठीक है? जस्ट वेट ए मोमेंट।